तो सर्कुलर मोशन में अपन ने कल कुछ बेसिक बेसिक सी बातें सीखी थी कि एंगुलर वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिर वेलोसिटी और आर को कैसे लिखा जा सकता है। फिर अपन ने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब समझा था ना, कि इनका काम क्या है। तो टेंजेंशियल का काम था स्पीड को चेंज करना, या मैं कहूँ तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करना, और सेंट्रीपिटल का काम था उसकी डायरेक्शन को चेंज करना, है ना। फिर अपन ने एक दो क्वेश्चन भी किए थे एंगुलर वेरिएबल्स पे बेस्ड। ठीक, जैसे मैं अगर आपके सामने लिखूं कल जो मैंने बताया था वो, तो ओमेगा को लिखा था डी थीटा बाई डी टी। क्या लिखा था? डी थीटा बाई डी टी। ऑब्वियस क्या था, इंस्टेंटेनियस था ये। और अल्फा को क्या लिख सकते हैं? डी ओमेगा अपॉन डी टी। दिस वॉज एंगुलर एक्सीलरेशन, है ना। और आप सोच के देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा डी थीटा बाई डी टी। ऐसे भी लिखा जा सकता है, सॉरी, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, ना। ये वो चीज लिखी है मैंने, जैसे कि इससे लिखते थे ना कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, और एक्सेलरेशन को लिखते थे dv अपॉन dt, और साथ साथ ये भी लिखते थे v dv अपॉन dx। वैसे ही लिखा है अल्फा को ओमेगा डी थीटा अपॉन डी टी की टर्म में। फिर अपन ने ये सीखा था अगर ओमेगा कांस्टेंट हो तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इफ ओमेगा वेक्टर इज कांस्टेंट, जो एक्सियल वेक्टर है, एक्सिस के लॉन्ग होता है, इफ ओमेगा वेक्टर इज कांस्टेंट, मतलब अल्फा जीरो हो, तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इस केस में अपन ऐसा लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अगर वो ओमेगा की कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा लिख लो या डेल्टा थीटा लिख लो, इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। अच्छा, इसमें दो चीजें और लिखी जाती हैं। एक होता है टाइम पीरियड, कितना टाइम लगेगा उसको एक चक्कर घूमने में, अगर कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है तो। ओमेगा क्या है? आर वेक्टर के घूमने की रेट। तो पूरे सर्कल में कितना घूमना है एंगल? 2 पाई रेडियन का। और कितनी स्पीड से घूम रहा है एंगुलर स्पीड से? ओमेगा। सो दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप अगर सोच के देखो तो टाइम पीरियड को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2 पाई आर अपॉन वी। एक ही बात है। अगर मैं लीनियर स्पीड की टर्म में लिखूं तो मैं टाइम पीरियड को लिख सकता हूँ 2 पाई आर अपॉन वी, कि भाई एक चक्कर घूमने में कितना चला? 2 पाई आर। कितनी स्पीड से घूमा? v स्पीड से, तो टाइम क्या लगेगा? 2 पाई आर अपॉन वी। मैं अगर एंगुलर वेरिएबल की टर्म में लिखूं तो एक चक्कर घूमने में कितना एंगल घूमा? 2 पाई। कितनी स्पीड से घूमा? ओमेगा। तो टाइम क्या होगा? 2 पाई बाय ओमेगा। दोनों की टर्म्स में लिख सकते हैं। सो टी इज द टाइम पीरियड, मतलब एक सर्कल पूरा कंप्लीट करने का टाइम। व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम टू कंप्लीट वन सर्कल, या टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। ऐसे होती है फ्रीक्वेंसी। इट इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, मतलब ओमेगा अपॉन 2 पाई या v अपॉन 2 पाई आर। कई बार ये भी पूछ लेते हैं फ्रीक्वेंसी। दिस इज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, है ना। जो आरपीएस देखते थे, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी रहती है, इसीलिए उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई किया था अपन ओमेगा निकालने के लिए। तो कई बार आपको ये चीजें भी लिखी मिल जाएंगी, तो आपको इससे परेशान नहीं होना, अपन टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। और ये कब लिखते हैं अपन ऐसा? जब ओमेगा कांस्टेंट हो, वो कांस्टेंट रेट से घूम रहा हो, या कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल सर्कल में घूम रहा हो। जल्दी नोट कीजिए। अगर अल्फा जीरो हो या ओमेगा कांस्टेंट हो तो उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं।
उसके लिए अपन थीटा को ओमेगा इंटू टी लिख सकते हैं। इसमें सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही। ठीक है, ऐसे ही हो सकता है ओमेगा कांस्टेंट ना हो, अल्फा हो, है ना? तो उसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, इफ अल्फा इज कांस्टेंट, अल्फा इज कांस्टेंट, अल्फा कांस्टेंट मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट है? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? अल्फा कांस्टेंट मतलब डी ओमेगा बाई डी टी कांस्टेंट है। तो ये हो गया, जैसा कि वहां होता था ना यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो सब यहाँ से इंटीग्रेट होके आ जाएगा। तो आप इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हो एंगुलर टर्म में, कि ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा, है ना? थीटा इन nth सेकेंड इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस n बाई टू इंटू, सॉरी n बाई टू नहीं, अल्फा बाई टू, ओमेगा इनिशियल इंटू अल्फा बाई टू इंटू 2n माइनस 1। ये सारी बातें सही हैं। दीज आर इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेरिएबल्स। कब अप्लाई कर सकते हैं? इफ अल्फा इज कांस्टेंट। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो मैं एंगुलर वेरिएबल की टर्म में इक्वेशंस लिख सकता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे ए कांस्टेंट होने पे मैं लीनियर वेरिएबल्स की टर्म में रेक्टिलिनियर मोशन में लिख पाता, है ना? और अगर अल्फा वेरिएबल हुआ, इफ अल्फा वेक्टर इज वेरिएबल, फिर तो क्या है, इंटीग्रेट करते थे। अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखते थे? डी ओमेगा बाई डी टी या ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। इससे सॉल्व, तो ये सारे अपने पास मौजूद है। जैसा जो क्वेश्चन हुआ अपन उसके हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। इंपॉर्टेंट बात मुझे ये बतानी थी कि वी कैन यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेरिएबल इफ अल्फा इज कांस्टेंट। वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकती, अल्फा कांस्टेंट मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट। जल्दी नोट कीजिए। On a circle of radius r, on a circle of radius r, a particle starts from rest. A particle starts from rest and moves with constant angular acceleration alpha. On a circle of radius r, a particle starts from rest and moves with constant angular acceleration alpha. Find first time after which it will complete n revolutions. Time after which it will complete n revolutions. Second, its angular velocity after completing one revolution. एक रिवॉल्यूशन के बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी और
n रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में टाइम कितना लगेगा। तो देखो मैं सॉल्व करके बताता हूँ एंगुलर वेरिएबल की टर्म में अपन कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल है बिल्कुल। सबसे पहले तो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है और अल्फा कांस्टेंट दे रखा है, मतलब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूँ। रेडियस ऑफ सर्कल भी दे रखा है, अगर काम हुआ तो यूज कर लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा है आपसे टाइम आफ्टर विच इट विल कंप्लीट एन रिवॉल्यूशंस। एन रिवॉल्यूशन मतलब एंगुलर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो एक चक्कर में 2 पाई रेडियन घूमता है, तो जो डेल्टा थीटा आया, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई एन रेडियन। ये सबको समझ में आता है क्या? अगर वो एन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो जो डेल्टा थीटा आएगा दैट इज 2 पाई एन रेडियंस। बोलो भाई, ये सबको समझ में आता है। एन एक चक्कर में 2 पाई रेडियन, तो एन चक्कर में 2 पाई इंटू एन रेडियंस, है ना? बिल्कुल सिंपल है, बहुत अच्छे, गुड। तो बस क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है और ओमेगा इनिशियल 0 है, तो मैं इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ मोशन की टर्म में कि डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो मैं इसको सीधा हाफ अल्फा टी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो बस सॉल्व कर लीजिए। सो 2 pi n is equal to half alpha t square. Sorry, 2 pi n is equal to half alpha t square. तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आ जाएगी बेटा 4 pi n by अल्फा इसका अंडर रूट। इतने टाइम के बाद उसका n रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा, 4 pi n अपॉन अल्फा का अंडर रूट। दिस इज टाइम टू कंप्लीट n रिवॉल्यूशन। मैंने सिंपल क्या किया कि क्योंकि अल्फा कांस्टेंट था तो मैं लिख सकता हूँ कि डेल्टा थीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा इनिशियल 0 और मुझे पता है कि n चक्कर लगाने हैं। तो n चक्कर अगर लगाने हैं तो n चक्कर के बाद जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या आएगा, 2 पाई n। इक्वेट कर दिया, ठीक है। आप इसको डिस्टेंस की टर्म में भी निकाल सकते थे, उससे भी आ जाए। दूसरा, इट्स एंगुलर स्पीड आफ्टर कंप्लीटिंग वन रिवॉल्यूशन। एक चक्कर के बाद एंगुलर स्पीड, तो एक चक्कर मतलब दूसरे क्वेश्चन के लिए डेल्टा थीटा कितना आ गया, 2 पाई रेडियन। अब सोचो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता है, ओमेगा पूछा है और अपने को अल्फा पता है, तो कौन सी इक्वेशन लिखनी चाहिए, थर्ड इक्वेशन। तो क्या लिखोगे, ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये तो 0 हो गया। सो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू 2 अल्फा एंड व्हाट इज थीटा, 2 पाई, इसका अंडर रूट। सो 2 इंटू अल्फा इंटू पाई रेडियन पर सेकेंड। ये आंसर 2 अल्फा इंटू पाई रेडियन पर सेकेंड। तो कभी ऐसे टर्म आए तो अपन उसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए, 1 मिनट का टाइम। ठीक, तो एक सिंपल सवाल था काइनेमेटिक्स पे बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेसिक सवाल था, अपन ने कर लिया इक्वेशन पे बेस्ड। दूसरा हमने एक वेरिएबल क्वेश्चन दिया, if angular acceleration can be given by omega is equal to, sorry, alpha is equal to alpha is equal to 2t square plus 3, alpha is equal to 2t square plus 3 radian per second square, and particle starts from rest at t equal to 0, and particle starts from rest at t equal to 0. Find angular displacement in 5 seconds.
फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताइए, सॉल्व कीजिए, बताइए। फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आता है आपको। आंसर रेडियंस में आएगा मतलब। पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है t इक्वल टू 0 पे, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 5 सेकेंड में। अल्फा वेरिएबल है। 2 बार काइनेमेटिक्स है ये। अल्फा को क्या लिखोगे, डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ से डी ओमेगा आ गया 2t स्क्वायर बाई 3 इंटू डी टी। पहले तो इसको यहाँ से लिमिट लगा के ओमेगा निकाल लो। t की लिमिट 0 से t तक और इसकी लिमिट 0 से ओमेगा तक। इससे ओमेगा का फंक्शन आएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया 2/3 t क्यूब प्लस 3t। ये ओमेगा का फंक्शन आ गया। अब मुझे अल्फा चाहिए, सॉरी थीटा चाहिए। तो क्या लिखेंगे इसको, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू 2t क्यूब बाई 3 प्लस 3t। इसको इंटीग्रेट कीजिए तो डी थीटा का इंटीग्रेशन इधर इधर आ गया 2t क्यूब बाई 3 प्लस 3t का इंटीग्रेशन, ये भी 0 से t तक और ये 0 से डेल्टा थीटा तक। तो ये आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये कितना आ गया t4 अपॉन 4। तो एक 4 कैंसिल होगा, तो ये बचेगा t4 अपॉन 2 6 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 मतलब 3t स्क्वायर बाई 2। ये थीटा का t के साथ फंक्शन आ गया है ना। t की वैल्यू रख दीजिए 5 सेकेंड। t इक्वल टू 5, थीटा इक्वल टू 5 की पावर 4 बाई 6 प्लस 3 इंटू 5 स्क्वायर बाई 2। ठीक है, जो भी आ रहा हो। 625 इसको सॉल्व कर सकते हो ना, कितना आ जाएगा 625 बटा 6 प्लस 75/2 एलसीएम आ जाएगा 6। तो ये 625 और ये 3 बार में, तो ये 225। तो 850/6 आ रहा है, मतलब 425/3। कितना आ रहा है ये 425/3 रेडियन। 425/3 रेडियन आ सकता है, आने दो। 425/3 रेडियन। कोई पूछ ले बताओ कितने चक्कर हुए। थीटा का आंसर कितना आया 425/3 रेडियन। ये रेडियन आया। कोई पूछे बता चक्कर कितने हुए, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। मानो इसके चक्कर में आंसर दिया हुआ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो एक थीटा एक चक्कर में होते हैं 2 पाई रेडियन। तो थीटा अपॉन 2 पाई कर देंगे भाई। चक्करों की संख्या पूछेगी तो क्या करेंगे, थीटा अपॉन 2 पाई कर देंगे। तो जो भी आंसर आए यहां से अपॉन 3 इंटू 2 पाई रिवॉल्यूशंस। ये लगभग लगभग जितना भी आ जाए 425/6 पाई वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। तो कई बार थीटा को ऐसे देखे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पूछ लेते हैं, तो सोच के देखो ना, एक चक्कर में 2 पाई रेडियन, तो थीटा का रेडियन में आ गया, थीटा अपॉन 2 पाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। ठीक है, फटाफट लिख लीजिए बेटा। ये अल्फा वेरिएबल था इसलिए इक्वेशन नहीं लगा पाए, है ना। एक बार अल्फा को इंटीग्रेट किया तो ओमेगा का फंक्शन आया, ये रहा ओमेगा का फंक्शन। ओमेगा को इंटीग्रेट किया तो थीटा का फंक्शन आया और थीटा में टाइम रख दिया, रेगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया, खत्म। ऐसे ही किया करते थे काइनेमेटिक्स में भी। एसिलेशन वेरिएबल था, एसिलेशन कांस्टेंट था, वैसे ही करते। तो सब कुछ बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, तो ये था अपना एंगुलर वेरिएबल और लीनियर वेरिएबल के बीच की बात। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन।
अब अपन सीखेंगे वापस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में। उसके पहले मैं आपको लॉजिकली एक चीज यहाँ से दिखाऊं। एक तो मेथड वहां से जो मैंने आपको कल बताया था वहां से भी प्रूव कर सकते हैं, वो थोड़ा सा आपको लेंदी दिखेगा, इसलिए मैं आपको आसान प्रूफ बताऊंगा एसीएटी का। कि मान लो ये आपकी रेफरेंस लाइन थी, है ना, एक्स एक्सिस वाली। तो किसी भी टाइम पे जब पार्टिकल आर यहाँ पे था और मान लो पार्टिकल इस तरफ जा रहा था, तो पार्टिकल ऐसा घूम रहा था। ये आपका आर वेक्टर था। ओमेगा वेक्टर आपने देखा था इस डायग्राम में बाहर की तरफ आ रहा है, क्योंकि कैसा घूम रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज। हैंड रूल लगा के देखे तो ओमेगा कहाँ है, बाहर की तरफ, आउटवर्ड, है ना। हमने वेलोसिटी वेक्टर को और इस वेक्टर को ऐसे लिखा था। तो मैं देखो ध्यान से वेलोसिटी को वेक्टर की टर्म में जब लिखना चाहूंगा ना, तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी आर वेक्टर और ओमेगा वेक्टर, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो वेलोसिटी आर और ओमेगा ये तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। क्योंकि आर तो रहा रेडियल डायरेक्शन में, वेलोसिटी रही टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और ओमेगा वेक्टर एक्सियल वेक्टर है, एक्सिस पे ऐसे ड्रॉ करते हैं। ओमेगा वेक्टर तो बाहर की तरफ है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब इस डायग्राम में प्लस जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो इन तीनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। बोलो ये बात समझ में आती है क्या? ये बात समझ में आती है कि तीनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है ना। तीनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि ओमेगा इज अ एक्सियल वेक्टर, एक्सिस के अलोंग होता है। हमने राइट हैंड थंब रूल से निकाला। तो क्या मैं यहाँ पे कोई वेक्टर रिलेशन यूज करके एक को दूसरे की टर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ? तो देखो मैं अगर इसको वी वेक्टर को ओमेगा क्रॉस आर लिखूं, वी वेक्टर को अगर मैं ओमेगा क्रॉस आर लिखूं, तो मैग्नीट्यूड वाइज भी सही है, क्योंकि बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो v का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा ओमेगा इंटू आर इंटू साइन 90, दैट इज ओमेगा आर। और देखो ध्यान से डायरेक्शन भी सही आ रही है। सब लोग जरा ओमेगा क्रॉस आर निकाल के देखो, देखो v के लॉन्ग आएगा। ओमेगा बाहर की तरफ है, दो वेक्टर का क्रॉस निकालना अपन ने सीखा है। फर्स्ट वेक्टर के लॉन्ग पाम रखते हैं, दूसरे के लॉन्ग फोल्ड करते हैं। तो बाहर से आर की तरफ जाएंगे तो थंब जो है वो कहाँ आ रहा है, वी वेक्टर की तरफ। तो जो वेक्टर रिलेशन है वी और ओमेगा और आर के बीच वो ये है। स्केलर तो अपन जानते ही हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। स्केलर वाला ज्यादा काम आता है, बट कई बार वेक्टर रिलेशन भी पूछ लेते हैं। तो वेक्टर रिलेशन है v ओमेगा और r के बीच v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। बहुत ही रेयरली यूज होगा, बट अपने को पता होना चाहिए। यहाँ से एक चीज हम ये श्योरली कह सकते हैं, जो v वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू ओमेगा वेक्टर, v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू r वेक्टर, एंड ओमेगा वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर टू r वेक्टर। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, इनमें से इनका डॉट लेंगे तो जीरो आएगा। किसी भी दो वेक्टर का डॉट ले लेंगे तो वो जीरो आएगा, है ना, क्योंकि तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। किसी भी दो का डॉट लेंगे तो क्या आएगा, जीरो। तो एक तो अपने को ये वेक्टर फॉर्म इसका जानना था कि v को ओमेगा क्रॉस r लिख सकते हैं। v को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्रॉस r, की वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस ओमेगा। ठीक, चलो अब मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा, लीनियर एक्सेलरेशन। ध्यान से देखना, आपको ये पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर है। अब एक काम करते हैं, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते, याद है, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है। तो मैं काम करता हूं, मैं एक्सेलरेशन निकालता हूं। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज डीवी अपॉन dt। कैसा डिफाइंड है, डीवी अपॉन dt। हमेशा से एक्सेलरेशन यही होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेक्टर फॉर्म में तो वेक्टर फॉर्म में इज इक्वल टू dy dt ऑफ ओमेगा क्रॉस आर, dy dt ऑफ ओमेगा क्रॉस आर। ये मैंने क्या लिखा, वेलोसिटी वेक्टर को का डेरिवेटिव। अब देखना, अगर ये ओमेगा वेक्टर घूम रहा है तो ओमेगा कांस्टेंट भी हो सकता है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ तो वेरिएबल भी हो सकता है। आर तो चेंज हो ही रहा है, तो इसको मुझे क्रॉस प्रोडक्ट को मुझे प्रोडक्ट रूल से ओपन करना होगा डिफरेंशिएशन की। ये दो दिस इन क्रॉस दिस का डी बाई डी टी लिखा हुआ है, तो मैं इसको डेरिवेटिव के प्रोडक्ट रूल से ओपन कर रहा हूं कि पहला कांस्टेंट इनटू दूसरे का डेरिवेटिव,
प्लस, है ना, जो कांस्टेंट रखा था उसका डेरिवेटिव इनटू आर क्रॉस। देखो मैंने कहीं भी सीक्वेंस चेंज नहीं किया, सीक्वेंस में ओमेगा क्रॉस आर था तो मुझे ये सीक्वेंस को ऐसे लिखना पड़ेगा। हाँ ये बात सही थी, एक को कांस्टेंट, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरे को कांस्टेंट, पहले का डेरिवेटिव। ये क्या है? प्रोडक्ट रूल। क्या है? प्रोडक्ट रूल। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अच्छा मैंने दोनों को क्यों किया? क्योंकि ओमेगा वेक्टर चेंज भी हो सकता है अगर अल्फा हुआ तो हम कहीं पता नहीं है ना कि चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम तो इन जनरल सीख रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बोलो भाई। v क्रॉस r था, मैंने उसको डिफरेंशिएट कर दिया तो यहां से मुझे a वेक्टर मिलेगा। अब देखना dr अपॉन dt क्या होता है? r वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, उसका डेरिवेटिव क्या होता है? वेलोसिटी। सो इट इज ओमेगा क्रॉस v प्लस, और d ओमेगा बाई dt क्या होता है? अल्फा, अल्फा क्रॉस r। दिस इज नेट एक्सेलरेशन, ओमेगा क्रॉस v प्लस अल्फा क्रॉस r। और ये नेट एक्सेलरेशन है, हमें कैसे पता? क्योंकि यही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। नेट एक्सेलरेशन ओमेगा क्रॉस v प्लस अल्फा क्रॉस r। आप अगर ध्यान से देखो तो ये एक्सेलरेशन कहाँ कहाँ है, देखना सब लोग। क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के अगर चाहो तो चेक कर सकते हो, वैसे वरना याद भी रख सकते हो कि मान लो पार्टिकल इस तरफ जा रहा है v वेलोसिटी से, और ये उसका r वेक्टर है, और आप जानते हो ये इसका ओमेगा वेक्टर है ना? तो पहले तो देखो ओमेगा क्रॉस v कहाँ आएगा। मैं क्या पूछ रहा हूँ? ओमेगा क्रॉस v कहाँ आएगा? तो ओमेगा वेक्टर बाहर की तरफ है और v वेक्टर ये रहा, तो आप जब ओमेगा क्रॉस v करोगे ना बेटा तो वो सेंटर के तरफ आएगा। दिस वेक्टर इज टुवर्ड्स सेंटर, राइट हैंड रूल से आप देखोगे तो टुवर्ड्स सेंटर, है ना। ओमेगा बाहर की तरफ, यहाँ पे इसको शिफ्ट कर लो चाहो तो, ओमेगा को बाहर की तरफ, क्रॉस v तो अंदर की तरफ आएगा, ये सेंटर की तरफ। और मान लो अल्फा भी है ना, तो अल्फा भी कहाँ आएगा? एक्सिस के लो, तो अल्फा क्रॉस आर जो आएगा ना, ये टेंजेंशियल आएगा। तो एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये क्या लिखे हुए हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड देयर वेक्टर सम इज नेट एक्सेलरेशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर ओमेगा कांस्टेंट हुआ तो अल्फा 0 हो जाएगा, तो 80 वाली टर्म नहीं आएगी, सिर्फ ओमेगा क्रॉस v आएगा। क्या आएगा? ओमेगा क्रॉस v। तो यहां से अपन ने दोनों को वेक्टर की फॉर्म में भी निकाला है कि आया कैसे। अब मैं इनको एक एक करके बता रहा हूं। सबसे पहले आपने देखा AC। व्हाट इज AC? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कहाँ होता है? टुवर्ड्स सेंटर। वेक्टर फॉर्म क्या है इसका? AC वेक्टर का ओमेगा क्रॉस v, ओमेगा क्रॉस v। अच्छी बात है कि सब 90 डिग्री पे है, ओमेगा और v। तो AC का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा ओमेगा इंटू v। मैग्नीट्यूड कितना आएगा? ओमेगा इंटू v। और v को लिख सकते हो ओमेगा r, ये तो होता ही है ना। ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर r, या फिर ओमेगा को लिख लो v बाय r, ये बन जाएगा v स्क्वायर बाय r। दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल। ओमेगा इंटू v वाला बहुत कम काम आता है, मेनली काम ये दोनों फॉर्म आती है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को किसी भी इंस्टेंट पे लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर या v स्क्वायर बाय आर इन टर्म्स ऑफ स्पीड और एंगुलर स्पीड एट दैट इंस्टेंट। और इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? पार्टिकल जहां भी होगा वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर। ये AC यहाँ है तो इधर होगा, पार्टिकल इधर जा रहा है तो इधर होगा, पार्टिकल इधर जा रहा है तो भी इधर होगा, और पार्टिकल इधर जा रहा है तो भी इधर। टुवर्ड्स द सेंटर आता है ये। कहाँ आता है? टुवर्ड्स द सेंटर। इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती है, जैसे जैसे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट होती है ना।
मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, बताना ट्रू है कि फॉल्स है। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है, इसमें ओमेगा या वी कांस्टेंट होता है। इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। हाँ बोलो भाई, ये सही है कि गलत है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, ये बात सही है या गलत है, ट्रू या फॉल्स? क्यों फॉल्स क्यों है और ट्रू क्यों है? गुड, फॉल्स है भाई, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जस्ट मिनट बेटा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू तो कांस्टेंट है, लेकिन इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है ना, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ध्यान रहिएगा, है ना। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेरी करता है, बस डायरेक्शन वेरी करता है ना, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहता है। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म में तो वी ही चेंज हो रहा है और डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है, तो नॉन यूनिफॉर्म में ऐसी दिक्कत नहीं आती, स्टेटमेंट कई बार आ जाता है, तो ध्यान रहे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, और वो कितना आता है, v स्क्वायर बाय आर, दैट इज ओमेगा स्क्वायर। दिस इज फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। तो AC अपन ने सीख लिया, AC इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, किसी भी इंस्टेंट पे ये होता है, उस इंस्टेंट की v स्क्वायर बाय आर या उस इंस्टेंट का ओमेगा स्क्वायर आर। ये पहली टर्म को अपन ने सिंप्लीफाई किया। कल आपको याद हो तो मैंने ये प्रूव भी किया था कि AC v स्क्वायर बाय आर आता है, याद है क्या? एवरेज निकाल के उसको लिमिट के लिए छोटा किया था, और मैंने प्रूव किया था लास्ट क्वेश्चन में कि इसको मैं वी स्क्वायर बाय आर प्रूव कर सकता हूँ। देखो ये प्रूव हो गया। तो ये जो ओमेगा इंटू वी की फॉर्म है, ये बहुत ही रेयरली काम आती है। ओमेगा स्क्वायर बाय आर या वी स्क्वायर बाय आर इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दिस इज टुवर्ड्स द सेंटर एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन। दूसरी टर्म क्या है देखो, अल्फा क्रॉस आर, इसको कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, AT है ये, अल्फा क्रॉस आर, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्पीड, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्पीड। सोच के देखिए, अल्फा होगा, सुनना मेरी बात, अल्फा होगा तो ओमेगा चेंज होगा, ओमेगा चेंज होगा तो वी चेंज होगा, और वी की वैल्यू, और वी की वैल्यू चेंज होगी तो एटी चेंज होगा, मतलब 80। तो 80 है तो अल्फा है, या कहूं तो अल्फा है तो 80 है, एक ही बात है। अल्फा होने का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब ओमेगा चेंज हो रहा है, ओमेगा चेंज होगा तो ऑब्वियस बात है स्पीड चेंज होगी, क्योंकि v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो 80 भी होगा। 80 इज अल्फा इंटू आर एंड दिस इज अलोंग द टेंजेंट, दिस इज अलोंग द टेंजेंट। अब आप ऐसे भी सोच सकते हो, अगर मैं रिलेट करूं तो L इक्वल टू आर थीटा, लीनियर डिस्टेंस इक्वल टू आर इंटू एंगुलर डिस्टेंस, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, या ओमेगा आर कैसे भी लिख लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वैल्यू लिख रहे हो, है ना। L इक्वल टू थीटा आर, V इक्वल टू ओमेगा आर, और A इक्वल टू अल्फा आर। बस ये A कौन सा है, AT, ये A कौन सा है, AT, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो अगर मैं लीनियर और एंगुलर टर्म्स को रिलेट करूं तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि लीनियर डिस्टेंस इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब सर्कल के अलोंग एक्सेलरेशन पार्टिकल का जो स्पीड को चेंज कर रहा है, इज इक्वल टू अल्फा इंटू, है ना।
और जो नेट एक्सेलरेशन होता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, नेट एक्सेलरेशन दिस इज वेक्टर सम। कौन सा सम? वेक्टर सम। किसका? AC प्लस AT का। तो मैं अगर कभी आपसे पूछूं कि नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सो दिस इज AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पे हैं। अगर मान लो पार्टिकल यहाँ है v, और मान लो स्पीड इंक्रीज हो रही है ना, पार्टिकल यहाँ है और स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो आप कहोगे कि इसका AC अंदर होगा, और क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो रही है तो AT इधर होगा, स्पीड इज इंक्रीजिंग। तो जो नेट एक्सेलरेशन आएगा ना, वो कहीं इस तरफ आएगा, वेक्टर सेंस में। स्पीड इंक्रीज हो रही है इसलिए AT ऊपर था, स्पीड डिक्रीज होती तो AT नीचे आता, है ना। तो ये दोनों का रिजल्टेंट होता है। ये खूब गलती होती है, कभी भी आपसे पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन पूछा जाए, वो टेंजेंशियल प्लस सेंट्रीपिटल दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, है ना, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का रिजल्टेंट, मतलब AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए, कोई डाउट? अच्छा, AT को मैं ना एक तरीके से और लिख सकता हूँ, अगर आप सोचो तो AT को, दिस इज dB/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, वेलोसिटी नहीं, स्पीड, मतलब ऐसे, और बहुत जगह आप ऐसे लिखा देखोगे, तो dy/dt ऑफ मॉड v, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के चेंज होने की रेट और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो कई बार ये चीज बहुत काम आ जाती है कि इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड एंड इट इज इक्वल टू अल्फा आर। और ये बात मैं बहुत पहले समझा चुका हूँ कि स्पीड का जो रेट ऑफ चेंज होता है दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एक दो सवाल करेंगे सिंपल सिंपल से। पहला सवाल, पार्टिकल starts from rest and moves on a circle of radius r. A particle starts from rest and moves on a circle of radius r such that its speed increases at a constant rate a. A particle starts from rest and moves on a circle of radius r such that its speed increases at a constant rate a. Find AC, AT and A net, तीनों के मैग्नीट्यूड एट टाइम t। t टाइम पे इन तीनों के मैग्नीट्यूड बताइए। आपको आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करके अपने पास रखो, 1 मिनट का टाइम दे। क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। सबसे पहले ये देखो क्या लिख रखा है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, मतलब इनिशियल स्पीड और इनिशियल एंगुलर स्पीड दोनों जीरो होगी, सर्कल पे घूम रहा है और इसके स्पीड के इंक्रीज होने की रेट कांस्टेंट है। स्पीड के इंक्रीज होने की रेट क्या होती है, याद करो, AT। क्या होती है? AT। तो अपने को AT दिया हुआ है, AT क्या होता है? dV/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, एंड दिस इज कांस्टेंट। तो अपने को AT तो पता चल गया, और ये हर टाइम पे यही होगा। बोलो कोई दिक्कत किसी को? दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन व्हिच इज कांस्टेंट। क्वेश्चन में लिख ही दिया है उन्होंने कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बस नाम नहीं लिखा है, क्योंकि ये उन्होंने किस फॉर्म में दिया है? स्पीड के चेंज होने की रेट के फॉर्म में। बोलो भाई, सही है?
ठीक है, अब बचा क्या, AC, क्योंकि AT पता चल गया, अगर AC भी पता चल गया तो काम हो जाएगा। अब AC कैसे निकालते हैं कभी भी, तो AC के लिए मुझे स्पीड चाहिए होगी, v²/r। अब मैं सोचो स्पीड कैसे निकालूंगा, तो मुझे स्पीड के चेंज होने की रेट कांस्टेंट है ना, और इनिशियल स्पीड 0 है, तो मैं किसी भी टाइम पे स्पीड को बेटा क्या लिख सकता हूँ, v = u + at, स्पीड के टर्म में। सो u तो 0 है, a कांस्टेंट है, t, तो किसी भी टाइम पे स्पीड को a × t लिखा जा सकता है लीनियर की तरह, v = u + at, तो v²/r, मतलब इट इज a² t²/r। दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन व्हिच इज नॉट कांस्टेंट। देखो यहाँ से t² के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि v चेंज हो रहा है, v चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है ac चेंज होगा। तो मुझे at पता चल गया, मुझे ac पता चल गया। सो नेट एक्सेलरेशन इज √a² + a4t4/r²। आप चाहो तो एक a² बाहर निकाल लो, तो वो a बन के बाहर आएगा, और ये बनेगा 1 + a² t4/r²। दिस इज द आंसर। ये नेट एक्सेलरेशन, ये AC एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये AT एज अ फंक्शन। कोई दिक्कत है तो पूछिए, अदरवाइज जल्दी से लिखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। फॉर अ पार्टिकल moving on a circle of radius 2 meter, for particle moving on a circle of radius 2 meter, speed as a function of time is given by, speed as a function of time is given by v is equal to 2t² plus 2, v is equal to 2t² plus 2 meter per second. For a particle moving on a circle of radius 2 meter, speed as a function of time is given by 2t² plus 2 meter per second. Find its total acceleration at t equal to 2 seconds. Find its total acceleration at t equal to 2 seconds. Solve कीजिए और चैट बॉक्स में लिख के आंसर बताइए. For a particle moving in a circle of radius 2 meter, speed as a function of time is given by v is equal to 2t² plus 2. Find its total acceleration at t equal to 2 seconds. सबसे पहले तो ये समझ आना चाहिए कि AC AT दोनों होगा, है ना। तो सबसे पहले आपको v का फंक्शन दिया है, आपको AC निकालना है, आपको AT निकालना है। कितने टाइम पे पूछा है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो अगर मुझे v का फंक्शन दिया है v इज इक्वल टू 2t² प्लस 2, है ना, तो मैं क्या AT निकाल सकता हूँ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। व्हाट इज दिस, दिस इज dv अपॉन dt, दिस इज dv अपॉन dt, सो इट इज 4t। दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इसकी वैल्यू मैं अगर निकालूं t इक्वल टू 2 पे, तो t इक्वल टू 2 पे 80 की वैल्यू आ रही है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालूं तो वो आता है v²/r उस इंस्टेंट पे। t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी कितनी है, फंक्शन पता है, तो 2 इंटू 2²/2, ये रहा v²/r। कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है, 8 10, 50 आ रहा है, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये AC है और ये AT है, तो नेट एक्सेलरेशन क्या आएगा, √50² plus 8² that is
2564 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है आंसर, √2564 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है और एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जब पार्टिकल यहां था तो उसका एक्सेलरेशन इस तरफ है, ये सर्कल का सेंटर है, एक्सेलरेशन इस तरफ है और ये एंगल 37 डिग्री है। आपको ए की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो नेट एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है, पार्टिकल अभी कहीं इस तरफ जा रहा है ना, और आपको रेडियस दे रखा है 5 मीटर। फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द गिवन इंस्टेंट, फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एट गिवन इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पे पार्टिकल की स्पीड बताइए। फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट गिवन इंस्टेंट, कितना आ रहा है, सॉल्व कर लेते हैं। इस एक्सेलरेशन का कंपोनेंट करेंगे, ये कंपोनेंट आएगा बेटा a cos 37, मतलब ये आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये कंपोनेंट आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये जो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इस इंस्टेंट पे ये इनके दोनों कंपोनेंट्स हैं। गुड, बहुत से लोगों का आंसर सही आ गया, ये इनके दोनों कंपोनेंट्स हैं। मुझे उस टाइम पे स्पीड चाहिए, मैं स्पीड को AC से निकाल सकता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r, सो v इज इक्वल टू अंडर रूट AC इंटू r, वैल्यूज रख दीजिए, AC की वैल्यू कितनी है 8, r की वैल्यू है 5, सो इट इज अंडर रूट 40 मीटर पर सेकेंड। दिस इज स्पीड एट द गिवन इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पे पार्टिकल की स्पीड है अंडर रूट 40 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये सर्कल है, x, y है ना, आपसे कहा गया है कि एट एनी इंस्टेंट the velocity of particle was, at any instant the velocity of particle was -5 I cap meter per second. At any instant the velocity of particle was -5 मीटर पर सेकेंड। सर्कल की रेडियस पता है 2 मीटर है ना, तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है फाइंड पोजीशन
vector of particle at that instant. Find position vector of particle at that instant. दूसरा, find angular velocity at that instant. है ना, ये नहीं बताया इंस्टेंट पार्टिकल कहाँ है, आपको खुद सोचना है। बस आपसे कहा है कि एक इंस्टेंट पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसको वेक्टर फॉर्म में -5 i कैप लिख सकते हैं। पार्टिकल सर्कल पे घूम रहा है, तो वो कहा गया आपको फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन दैट इंस्टेंट। सोच के देखिए पार्टिकल कहाँ होगा। पार्टिकल कहाँ होगा, सोचिए सब लोग। अच्छा सवाल है, ऐसे सिंपल है लेकिन अच्छा है। सोचिए पार्टिकल कहाँ होगा। गुड। पार्टिकल यहां होगा और इस तरफ जा रहा होगा। बस एक ही लोकेशन ऐसी मिल सकती है जहां की पार्टिकल की वेलोसिटी -5 i कैप होगी, जब पार्टिकल ऊपर टॉप पॉइंट पे होगा और इधर जा रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, और कहीं नहीं ऐसा हो सकता। ये बात सबको समझ में आती कि एक ही पॉइंट ऐसा है जहां पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसी हो सकती है, क्योंकि बाकी हर पॉइंट पे सोचो वेलोसिटी कैसी कैसी होगी, है ना। मान लो इस क्वाड्रेंट में कहीं है तो वेलोसिटी इस तरफ होगी, इस क्वाड्रेंट में है तो वेलोसिटी इस तरफ होगी, इस क्वाड्रेंट में वेलोसिटी इस तरफ होगी, इस क्वाड्रेंट में वेलोसिटी इस तरफ होगी। यहाँ होगा तो वेलोसिटी नीचे होगी, यहाँ होगा तो वेलोसिटी राइट साइड होगी, यहाँ होगा तो वेलोसिटी लेफ्ट साइड ऊपर होगी। सॉरी, सिर्फ एक ही पॉइंट है जहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी -x में हो सकती है, वो है टॉप पॉइंट। इसका मतलब ये भी पता चल गया मुझे कि पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, है ना। तो पार्टिकल यहाँ है, एक ही लोकेशन है, यूनिक लोकेशन है। आप जब ध्यान से देखो कि ये वेक्टर अपने को अगर दिया हुआ होता, पर ये बता सकते हैं वेक्टर देख के कि पार्टिकल कौन से क्वाड्रेंट में है अभी, है ना। अगर वेक्टर ऐसा होता तो कौन से क्वाड्रेंट में है, ऐसा होता तो कौन से क्वाड्रेंट में है, बता सकते हैं। तो पहले सवाल का तो आंसर ऐसे ही मिल गया कि पार्टिकल टॉप पॉइंट पे है। टॉप पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, रेडियस 2 मीटर है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,2, तो इसका पार्टिकल का आर वेक्टर आप लिख सकते हो 2j कैप। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल। अब आपसे पूछेगा बताओ इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, तो एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ओमेगा इज v बाय आर। ओमेगा क्या होता है, v बाय आर, ये उसका मैग्नीट्यूड है। v कितना 5, r कितना 2, ये आ गया 2.5 रेडियन पर सेकेंड। और इसकी डायरेक्शन देखो, पार्टिकल कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ओमेगा वेक्टर कहाँ आएगा, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मतलब के कैप, तो डायरेक्शन आएगी प्लस के कैप बाहर की तरफ। ये एक्स एक्सिस होती है, बता रखा है मैंने, ये वाई एक्सिस होती है, और जो बाहर की तरफ ये एक्सिस होती है ये जेड एक्सिस होती है। तो क्योंकि एंगुलर एक्सीलरेशन बाहर, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर बाहर की तरफ है, सो दिस इज प्लस के कैप। सो आंसर इज 2.5 रेडियन पर सेकेंड इन प्लस के कैप डायरेक्शन। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछे जा सकते हैं, ध्यान रहे। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।